हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए परीक्षित बादे, आपका दोस्त। हमने एक सीरीज शुरू करी है जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जीएसटी और इनकम टैक्स के लिए क्या बेसिक कंप्लायंसेस करने को ना, इसके लिए हमने वीडियोस रिलीज किए हुए हैं। पार्ट 1 में हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर अदर रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लेने चाहिए आपने। पार्ट 2 में बताया था मैंने कौन से बेसिक रिकॉर्ड रखने चाहिए जीएसटी के हिसाब से। पार्ट 3 में बताया था जीएसटी के मिसलेनियस कंप्लायंसेस और प्रोफेशन टैक्स के बारे में। और ये हमारा आखिरी वीडियो है, पार्ट 4। इसमें हम बात करने वाले इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या बेसिक रिकॉर्ड रखना चाहिए, जैसे मैंने जीएसटी में बताया था उसी तरह से यहाँ पे आपको परचेज बिल, डिलीवरी चलन, सेल्स बिल, सेल्स डिलीवरी चलन, देन स्टॉक रजिस्टर, देन अकाउंटिंग आपकी, देन जो भी आप खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एक्सपेंडिचर के बिल्स, ये आपको मिनिमम रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यहाँ पे 2-3 चीजें आपको देखना है कि अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो आप, तो वो 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज इनकम टैक्स में 10,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश पेमेंट करते हो आप, तो वो डिसअलाउड हो जाता है। तो आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, मैक्सिमम पेमेंट बैंकिंग चैनल से ही करिए, और अगर कैश पेमेंट करना चाह रहे हो आप, तो 10,000 के नीचे करिए। देन कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप बाय कर रहे हो, तो वो कैश में नहीं होनी चाहिए। बिकॉज कैपिटल एसेट अगर आप कैश में बाय कर रहे हो आप, तो उस पर डेप्रिसिएशन अलाउेबल नहीं होता है। थर्ड वन, अगर आप किसी से लोन ले रहे हो, अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो, तो उस पर कैश में नहीं ले सकते हो आप। उसके लिए सेक्शन 269 एसएस एप्लीकेबल है और टी एप्लीकेबल है रीपेमेंट के लिए। यहाँ पे लिमिट है 20,000 रुपीज़ की। तो किसी से भी अगर आप लोन ले रहे हो, तो वो अकाउंट पे चेक से या फिर आरटीजीएस से होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट है उसके लिए 20,000 रुपये की। देन आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। जनरली टैक्स ऑडिट की लिमिट है 1 करोड़ रुपया। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है। तो इसके लिए आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके लिए आपको आपके कंसल्टेंट से डिस्कस करना पड़ेगा कि बाकी भी कोई कंडीशन है 6%, 8%, बट 1 करोड़ के अगर ऊपर टर्नओवर जा रहा है आपका, तो आपको एक बार आपके कंसल्टेंट से मिलना चाहिए आपको। देन अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है, तो टीडीएस के नॉर्म्स पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो टीडीएस के लिए लगता है टैन नंबर आपका। तो टीडीएस एप्लीकेबल है नहीं है, वो चेक करना है आपको, कौन कौन से खर्चे करते हो। टीडीएस बेसिकली एप्लीकेबल होता है सर्टन हेड ऑफ एक्सपेंडिचर पे और सर्टन लिमिट एक्सीड होने के बाद। जैसे अगर प्रोफेशनल फीस अगर आप पेमेंट कर रहे हो आप, तो प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस लगता है और लिमिट है उसके लिए 30,000 रुपीज़ की। तो 30,000 रुपये के ऊपर अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, तो आपको टैन नंबर लेना जरूरी है, टीडीएस काट के उसके रिटर्न्स भरना जरूरी है। ओवरऑल इनकम टैक्स में इतनी सारी चीज़ों का आपने कंबाइन इफेक्ट देखना चाहिए। आईटीआर की ड्यू डेट क्या है वो भी देखना चाहिए, आईटीआर टाइम पे भरना चाहिए। बिकॉज अगर आप आईटीआर विद इन ड्यू डेट नहीं फाइल करते हो आप, तो आपको जो कैरी फॉरवर्ड, जो आपका जो लॉसेस है, वो कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकते। बहुत सारे सेक्शन में डिडक्शंस और एग्जाम्पशन जो अवेलेबल है, वो रिटर्न अगर आपने ड्यू डेट में भरा हुआ है तो ही अवेलेबल है। तो इनकम टैक्स की अगर बात करूं मैं, तो कैश पेमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है आपको। सेकंड वन, टीडीएस के नॉर्म्स पता चाहिए आपको। देन टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है नहीं है, एप्लीकेबल है वो मालूम चाहिए आपको। देन टीडीएस के लिमिट्स पता चाहिए आपको, और आईटीआर की ड्यू डेट पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो प्लीज़ इतनी बेसिक केयर लीजिए। और कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको डिस्कस करना है, कहीं पे आपको इनकम टैक्स के लिए वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखना है, तो आपको आपके कंसल्टेंट से मिलना ज़रूरी है। एक लास्ट में पॉइंट बताना चाहूँगा मैं, कि मुझे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी किस रेट पे बाय होनी चाहिए और कैश में बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होता है, ये एक बेस गाइडलाइन होता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के नीचे आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेस या सेल नहीं करनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। 5 to 10% का वेरिएशन चल सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के ऊपर ही आप अमाउंट रखिए। सेकंड वन, प्रॉपर्टी बाय या सेल करते वक्त मैक्सिमम आपका बैंकिंग चैनल यूज होना चाहिए। कैश में कोई भी प्रॉपर्टी बाय सेल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस पे पेनल्टीज के कुछ रूल्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो बेसिक गाइडलाइंस के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के ऊपर आपको परचेस सेल करना है। सेकंड वन, मैक्सिमम आपको बैंकिंग चैनल का यूज करना। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अलग अलग टॉपिक्स पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं।
जहाँ पे बेसिक कंप्लायंसेस किस तरह से करना चाहिए, चाहे वो TDS हो, चाहे GST हो, चाहे रियल एस्टेट हो या फिर बैंकिंग हो। तो इस तरह के काफ़ी कुछ वीडियोस हमारे पास यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA परीक्षित बता दे। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।